विकिरण प्राप्त विकिरण ऊर्जा की मात्रा विकिरण ऊर्जा की मात्रा को सौर उष्मांक सौर स्थिरांक सौर स्थिरांक कहते हैं। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं सौर स्थिरांक की कि सौर स्थिरांक क्या होता है, जिसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सोलर कांस्टेंट क्या होता है? सूर्य से औसत दूरी पर स्थित, सूर्य से औसत दूरी पर स्थित, एवरेज दूरी पर स्थित, यानी सूर्य से औसत दूरी पर स्थित। हम किसकी बात कर रहे हैं कि सूर्य से औसत दूरी पर स्थित पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्य भाग में, पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्य भाग में, जहाँ पर हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्य भाग में 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर, यानी धरातल की हमारे पास में एरिया कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई। हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की हम आपसे बात कर रहे हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 मिनट तक लंबवत पड़ने वाली सौर किरणों से, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर पर धरातल एरिया कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 मिनट तक, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल है, उसमें 1 मिनट तक लंबवत पड़ने वाली, यानी ऊर्ध्वाधर पड़ने वाली सौर किरणों से, यानी सूर्य की किरणों से क्या प्राप्त होती है? सूर्य की किरणों से, यानी सूर्य की किरणों से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को, सूर्य की किरणों से प्राप्त कौन सी ऊर्जा? हम सूर्य की किरणों से प्राप्त विकिरण ऊर्जा की बात कर रहे हैं। कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं? हम सूर्य की किरणों से प्राप्त, किससे? सूर्य की किरणों से प्राप्त हम विकिरण ऊर्जा की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों आपसे, यानी सूर्य की किरणों से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को, सूर्य की किरणों से जो विकिरण ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसी विकिरण ऊर्जा की मात्रा को ही सौर उष्मांक या सौर स्थिरांक कहते हैं। यानी सौर उष्मांक या वही सौर स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर उष्मांक या सौर स्थिरांक कहते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सूर्य से औसत दूरी पर स्थित पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्य भाग में, यानी सूर्य से औसत दूरी पर है पृथ्वी। कौन? सूर्य से औसत दूरी पर है पृथ्वी। सूर्य से कहाँ पर है? सूर्य से औसत दूरी पर है पृथ्वी। जब सूर्य से औसत दूरी पर है पृथ्वी, सूर्य से औसत दूरी पर जब पृथ्वी है, अर्थात सूर्य से औसत दूरी पर स्थित पृथ्वी का वायुमंडल के बाह्य भाग, यानी पृथ्वी का वायुमंडल का कौन सा भाग? पृथ्वी का वायुमंडल के बाह्य भाग में, यानी जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इस वायुमंडल के कौन से भाग में? इस वायुमंडल के बाह्य भाग में 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल, एरिया कितना है हमारे पास में? हमारे पास में एरिया है 1 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 मिनट तक लंबवत पड़ने वाली सौर विकिरणों से प्राप्त विकिरण ऊर्जा, सौर विकिरणों से प्राप्त विकिरण ऊर्जा, क्या? सौर विकिरणों से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को सौर उष्मांक
या सौर स्थिरांक कहते हैं। थोड़ी देर में करूँगा, क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में करूँगा, घंटा आधा पौने घंटे बाद। हम कहते हैं सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सौर उष्मांक या सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर उष्मांक या सौर स्थिरांक कहते हैं। अर्थात सौर उष्मांक या सौर स्थिरांक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना? ये कहलाता है हमारा सौर उष्मांक या सौर स्थिरांक कहते हैं। चलते हैं आगे कि जो यूएसए की एक संस्था है, यूएसए की स्मिथसोनियन संस्था, यानी यूएसए की एक संस्था है, उस संस्था का नाम है स्मिथसोनियन। ठीक है ना? स्मिथसोनियन, उस संस्थान का नाम है स्मिथसोनियन। इसने सौर स्थिरांक का या सौर उष्मा का जो प्रमाणिक यानी जो मान बताया है, यानी सौर स्थिरांक का जो प्रमाणिक मान है, देखिए सौर स्थिरांक का प्रामाणिक मान सौर स्थिरांक का प्रामाणिक मान 1.94 यानी 1.94 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है। देखिए जो इसका प्रमाणिक माप है, किसका? जो इसका प्रमाणिक माप है, यदि प्रमाणिक माप की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में यानी सौर स्थिरांक का जो प्रमाणिक जो मान आया है, यदि हम इसके प्रमाणिक मान की बात करते हैं तो यह है ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है, प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट है। यानी सौर स्थिरांक का जो प्रमाणिक मान है वो 1.94 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1.94 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त हो रहा है। ये जो हमारे पास में स्रोत आया है, ये यूएसए की एक संस्थान है स्मिथसोनियन। ठीक है ना? ये स्रोत कहाँ से है? यदि मैं इसके स्रोत की आपसे बात करता हूँ तो स्रोत आता है यूएसए का संस्थान स्मिथसोनियन, वहाँ से ये इसका प्रमाणिक मान हमारे को प्राप्त हो रहा है। सौर स्थिरांक का जो हमारे को जो प्रमाणिक जो माप प्राप्त हुआ है, वह प्रमाणिक माप क्या प्राप्त हुआ है?
यह प्रमाणिक माप हमारे को प्राप्त हुआ है। देखिए यह प्रमाणिक मान हमारे को प्राप्त हुआ है कि सौर स्थिरांक का प्रमाणिक मान 1.94 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होता है। ये जानकारी मिलती है यूएसए का संस्थान है स्मिथसोनियन के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि सूर्य का निर्माण 4 प्रमुख मंडलों से हुआ है। यानी सूर्य का निर्माण जो हुआ है ना, सूर्य का निर्माण 4 मंडलों से हुआ है। देखिए आप, सूर्य का निर्माण 4 मंडलों से हुआ है। देखिए जो सूर्य का निर्माण हुआ है वह कितने मंडलों से हुआ है? वह 4 मंडलों से हुआ है। यदि हम सूर्य के निर्माण की बात करते हैं तो सूर्य का निर्माण कितने मंडलों से हो रहा है? सूर्य का निर्माण हमारे पास में 4 मंडलों से हो रहा है। हम उन चारों मंडलों की आपसे बात कर लेते हैं भाई, कौन कौन से मंडल हैं। सबसे पहले हमारे पास में सूर्य के मंडल आते हैं कोर। पहले हमारे पास में मंडल आ रही है कोर, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर तथा कोरोना। देखिए हमारे पास में कितने मंडल आए? हमारे पास में 4 मंडल आ रहे हैं। जो पहला हमारे पास में मंडल आया है, पहला मंडल आया है हमारे पास में कौन सा? कोर। कोर के बाद में दूसरा मंडल आया है फोटोस्फीयर, तीसरा मंडल आया है क्रोमोस्फीयर और चौथा मंडल आया है कोरोना। हम 4 मंडलों में इसको विभाजन कर रहे हैं। किसको? हम 4 मंडलों में विभाजन का कार्य करते हैं। सूर्य के 4 मंडल हैं। सबसे पहला है कोर, उसके बाद में जो प्रकाशक मंडल है उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, जहाँ से यानी फोटोन जो यहाँ का यानी जो फोटोस्फीयर मंडल है, ठीक है ना, इसी को ही हम प्रकाशक मंडल के नाम से भी जानते हैं। कौन से मंडल के नाम से जानते हैं? इसी को ही हम प्रकाशक मंडल के भी नाम से जानते हैं। और तीसरा मंडल आता है क्रोमोस्फीयर और इसके बाद में हमारे पास में जो मंडल आता है वह मंडल आता है कोरोना। कौन सा मंडल आता है? देखिए अगला फैक्ट आता है सूर्य की, अगला फैक्ट है सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह से सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह से, कहाँ से? सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह से निकलने वाली ऊर्जा को
ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं, ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं। सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह, सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह फोटॉन के कारण फोटोस्फीयर एवं प्रकाशित मंडल एवं प्रकाशित मंडल कहलाती है। एवं क्या कहलाती है? एवं प्रकाशित मंडल कहलाती है। देखिए, सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह से निकलने वाली, सूर्य की जो बाह्य प्रकाशित सतह है ना, जो प्रकाशवान सतह है सूर्य की, मैं सूर्य की उस प्रकाशवान सतह की बात कर रहा हूँ। उससे जो निकलने वाली ऊर्जा है, सूर्य की जो बाह्य जो प्रकाशमान सतह है, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम किस नाम से जानते हैं? फोटॉन के नाम से जानते हैं। वह फोटॉन कहलाती है। और यानी वह फोटॉन के नाम से जानी जाती है। और इसी फोटोन को यदि हम बात करें, इसी सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह फोटोन के कारण फोटोस्फीयर एवं प्रकाशित मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी फोटोस्फीयर एवं क्या कहलाती है? एवं प्रकाशित मंडल कहलाती है। तो ये हमारा इंसोलेशन का सामान्य परिचय था। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, सूर्य ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं, अर्थात सूर्य ताप का स्रोत सूर्य है। अर्थात सूर्य ताप का स्रोत क्या है? सूर्य ताप का स्रोत सूर्य है। तीव्रता के अनुसार हम इंसोलेशन किसको कहते हैं? कि लघु तरंगों के रूप में संचालित प्राप्त सूर्य ऊर्जा को सौर विकिरण एवं सूर्यातप कहते हैं। लघु तरंगों के रूप में संचालित, किनके रूप में संचालित? लघु तरंगों के रूप में संचालित। किनके रूप में संचालित? लघु तरंगों के रूप में संचालित प्राप्त सूर्य ऊर्जा को लघु तरंगों के रूप में संचालन हो रहा है। और जो सूर्य की ऊर्जा है, प्राप्त जो सूर्य की ऊर्जा है, को सौर विकिरण एवं सूर्यातप कहते हैं। या तो सौर विकिरण कहते हैं या उसको सूर्यातप के नाम से तीव्रता महोदय के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आतपन या सूर्यातप क्या होता है? सूर्य से विकिरण ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी की ओर प्रवाहित होता है, यानी सूर्य से जो जिस ऊर्जा का विकिरण होता है और इस विकिरण ऊर्जा का जो भाग सूर्य की ओर प्रवाहित होता है, उसी को ये आतपन या सूर्यातप के नाम से हम जानते हैं। यानी आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा में इंसोलेशन जो शब्द है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन संक्षिप्त रूप है। यानी हम आंग्ल भाषा में इंसोलेशन किसको कहेंगे? तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अर्थात सूर्य से आने वाली विकिरण को हम क्या कहते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। ठीक है ना। सूर्यातप से, यानी सूर्यतल से, सूर्य के तल से, सूर्यतल से ऊर्जा का विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। चुंबकीय तरंगों का वेग, यानी इन जो चुंबकीय तरंगें होती हैं,
इन चुंबकीय तरंगों का वेग 2,97,600 किलोमीटर या 1,86,000 वर्ग मील प्रति सेकंड होता है। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे पृथ्वी की ओर आ रही हैं, सौर स्थिरांक सोलर कांस्टेंट क्या होता है, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम सोलर कांस्टेंट की आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, यानी सूर्य से औसत दूरी पर स्थित, यानी सूर्य से कौन सी दूरी पर स्थित, सूर्य से औसत दूरी पर स्थित पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्य भाग में, किसमें, पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्य भाग में 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर, धरातल कितना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 मिनट तक लंबवत पड़ने वाली सौर किरणों से प्राप्त विकिरण ऊर्जा की मात्रा को, सौर विकिरणों से प्राप्त विकिरण ऊर्जा की मात्रा को सौर उष्मांक या सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका जो प्रमाणिक मान है वह प्रमाणिक मान है 1.94 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। यह प्रमाणिक मान हम कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, यूएसए का संस्थान है स्मिथसोनियन, वहाँ से। सूर्य का निर्माण 4 मंडलों से हुआ है, कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन कहते हैं। सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह फोटोन के कारण फोटोस्फीयर या प्रकाशित मंडल कहलाती है। आगे हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे चले। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों के हम आपसे बात कर रहे हैं। जो सूर्यातप है, सूर्यातप के जो वितरण है, उस वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, हम कौन से कारकों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, हम बात करते हैं कि सूर्य के द्वारा जो हमारे को ताप प्राप्त हो रहा है, उस ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो हम बेसिक कुछ बातों की बात कर लेते हैं कि वह कौन कौन सी बेसिक बातें हैं। धरातल पर प्राप्त धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है अर्थात 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 देखिए, भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यातप की मात्रा तेजी से घटती है। देखिए, प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कॉमन कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। धरातल पर सूर्यातप की मात्रा में भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखिए, धरातल पर यदि हम बात करें तो धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में, यानी धरातल पर प्राप्त जो सूर्यातप की मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, जो सूर्यातप की मात्रा होती है। यदि हम सूर्यातप की मात्रा की आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम सूर्यातप की मात्रा की आपसे बात करते हैं तो सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुव की ओर चलते हैं, यानी हम भूमध्य रेखा 0 डिग्री से यदि हम पोलर की ओर चलते हैं, यदि हम ध्रुव की ओर चलते हैं तो सूर्यातप की मात्रा में क्या आता है, परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन आता है, अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर सूर्यातप की मात्रा तेजी से घटती है, लॉस होता है उसमें, तेजी से उसमें लॉस होता है। तेजी से जो सूर्यातप होता है वह सूर्यातप की मात्रा क्या होती है, सूर्यातप की मात्रा घटती है। अर्थात यह परिवर्तन होता है कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हो, एक वहाँ पर सूर्य की ताप आपको प्राप्त हो रहा है, आप वहाँ से ध्रुव की ओर जा रहे हो, तो ध्रुव की ओर जा रहे हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ सूर्य तप की जो इंसोलेशन है, उस इंसोलेशन की मात्रा में सूर्य का जो ताप है उसकी मात्रा में क्या आती जाएगी, कमी। इसी कारण से ही तो ध्रुव पर किसका जमाव रहता है, हमेशा ही बर्फ का जमाव रहता है। किसका जमाव रहता है, बर्फ का जमाव रहता है। अगला फैक्ट है सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से कारक हैं जो सूर्यातप के जो यानी सूर्य का तप है उसको प्रभावित करते हैं। कहीं पर अधिक है, कहीं पर सूर्यातप की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पर कम हो जाती है, वो कौन से कारक है। पहला कारक आता है हमारे पास में, जो पहला कारक है वह आता है सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणों का तिरछापन
ओब्लिक आपतन कोण। आपतन कोण हम आपसे नंबर 2 प्रभावित करने वाला कारक है दिन की अवधि हम किसकी बात कर रहे हैं? दिन की अवधि को ही तो हम प्रकाश की अवधि तो बोलते हैं ना, बोल सकते हैं ना कि जितना दिन होगा उतना ही तो प्रकाश मिलेगा ना। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं कौन सी अवधि? प्रकाश की अवधि। अगला है यानी ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। क्या आ गया? पृथ्वी से सूर्य की दूरी। फिर आ गया हमारे पास में नेक्स्ट प्रभावित करने वाला कारक है सौर कलंक। क्या है? सौर कलंक। फिर है हमारे पास में वायुमंडल का प्रभाव। देखिए विद्यार्थियों, सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले हम आपसे कारकों की बात करते हैं। तो हमारे पास में जो कारक आते हैं वह है सूर्य की किरणों का तिरछापन यानी आपतन कोण। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, हम उसकी बात करें तो हम सूर्य की किरणों की बात करते हैं कि जिस स्थान विशेष पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस स्थान विशेष पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ की मैं बात करूँ, वहाँ पर सूर्यातप की मात्रा अधिक लंबे समय तक यानी अधिक प्राप्त होती है। यानी वहाँ पर सूर्य की जो किरणों को यानी कम वायुमंडल की दूरी तय करनी पड़ती है, और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, तिर्यक आती हैं, तिर्यक आ रही हैं, तो वहाँ पर लंबा वहाँ का जो वायुमंडल है वह लंबा वहाँ का वायुमंडल उसको पार करना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वह सूर्य की किरणों का तिरछापन भी सूर्यातप को प्रभावित करता है। जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी आती हैं वहाँ पर सूर्य का ताप सूर्यातप अधिक होता है, और जहाँ पर सीधी आती हैं, जहाँ पर तिरछी आती हैं वहाँ पर सूर्य की किरणों का तिरछापन अधिक होने के कारण से वहाँ सूर्यातप की मात्रा कम होती है। अगले बिंदु पर आते हैं दिन की अवधि ओब्लिक प्रकाश की अवधि। एक ही बात है, यानी दिन का अवधि कितनी है, यानी ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन हम बात करते हैं कि दिन की अवधि कितनी है। जितने अधिक दिन की अवधि होगी उतने ही सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी, और जितनी कम दिन की अवधि होगी उतने कम सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होगी। तो दिन की अवधि भी या प्रकाश की अवधि भी सूर्यातप को प्रभावित करती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, यदि पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिक है तो लंबे वायुमंडल को पार करके उन किरणों को आना पड़ेगा। इस कारण से लंबे वातावरण को पार करने के कारण से उनकी मात्रा पृथ्वी तक कम पहुंच पाएगी, और जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जिस पृथ्वी के भाग की कम है वहाँ पर जो सूर्य की किरणें पहुँचेंगी वहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक लंबे समय तक और जल्दी पहुँच पाएंगी, तो सूर्य का तप वहाँ पर अधिक प्राप्त होगा। यानी जो सौर कलंक है, यानी जो सौर धब्बे हैं, तो सौर धब्बों के कारण से भी
पृथ्वी तक सूर्य का ताप नहीं पहुंच पाता है, यानी इनके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इस कारण से जहां यानी जिस स्थान विशेष का वायुमंडल यानी सौर कलंगू से या सौर धब्बों से मुक्त होता है, वहां पर सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, और जिस स्थान पर वैसा होता है यानी सौर धब्बों की मात्रा अधिक होती है, वहाँ की हम बात करें आपसे तो वहाँ सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होती है। वायुमंडल का प्रभाव जिसमें प्रकीर्ण पड़ेंगे, इसमें प्रत्यावर्तन पड़ेंगे, और जिसमें अवशोषण की हम आपसे प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे बात, यानी जो हमारे पास में जो आ रहा है, जो यानी वायुमंडल का जो प्रभाव हमारे पास में आ रहा है, यदि हम वायुमंडल के प्रभाव की आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में जो वायुमंडल का प्रभाव आता है उसमें एक तो प्रकीर्ण का प्रभाव आता है, एक हमारे पास में प्रत्यावर्तन का प्रभाव आता है, एक हमारे पास में अवशोषण का प्रभाव आता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक थे। इन कारकों की शेष जो जानकारी है हम नेक्स्ट क्लास में प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।